हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा पहला अध्याय वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चल रहा था, आज हम उसी अध्याय में वैद्युत फ्लक्स की चर्चा करने जा रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, इसका मात्रक और विमा क्या है, तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स है क्या, तो सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको हम समझने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक छन्नी है, आप उसमें से पानी छानना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने वाटर वेव बना दी, हमने ये क्या है, वाटर वेव मतलब पानी की धाराएं, जल की धाराएं हैं ये, इस तरीके से ये क्या है, जल की धाराएं। अब इसमें से हमको पानी छानना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक छन्नी ले लेंगे। इस तरीके से हम एक छन्नी ले लेंगे। ये हमने एक छन्नी ले ली, ठीक है। अब इसमें से जो हमने छन्नी ली है, अब इसमें से पानी छन रहा है। तो अब इसमें से कितना पानी छनेगा हमको ये पता करना है। तो सबसे पहले चीज, इसमें से कितना पानी छनेगा ये दो बातों पर निर्भर करेगा। एक तो ये आपकी छन्नी कितनी बड़ी है, इसका आकार कितना बड़ा है, इसका एरिया कितना है इस छन्नी का जिसमें से पानी निकल रहा है। तो एक तो इसके एरिया पर मतलब क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। दूसरा, इस पानी की स्पीड पर, इसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड पर निर्भर करेगा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी जल्दी जल्दी पानी निकलेगा, और जितनी बड़ी छन्नी लेंगे उतनी ज्यादा छनेगा। तो दो चीजों पर निर्भर किया, एक तो क्षेत्रफल पर और एक इसकी स्पीड पर। बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एरिया, क्योंकि एरिया पर डिपेंड करता है, तो हमने एक कोई एरिया ले लिया। जैसे कि हमने एक ये एरिया ले लिया, इस तरीके से हमने एक एरिया ले लिया। अब इसमें से हमको क्या करना है, फ्लक्स रेखाएं मतलब वैद्युत बल रेखाएं हम गुजारेंगे, वैद्युत क्षेत्र गुजारेंगे इसमें से। इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र हम गुजार रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजर रही हैं, और इसका ये एरिया है ए। आपको बता दें कि एरिया एक वेक्टर राशि है। अब एरिया क्यों वेक्टर राशि है, एरिया की दिशा कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको बता दें कि एरिया की दिशा, जैसे कि एक कोई शीट ले लेते हैं, कागज का टुकड़ा ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इस तरीके से हम कोई एक कागज का टुकड़ा ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कागज का टुकड़ा ले लिया है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है हमने एक एरिया। अब जैसे कि हम यहाँ पर करें कि ये लेंथ हो गई है, ये लेंथ हो गई है और ये ब्रेथ हो गई है। तो अब हाथ की हथेली को ही ले लें कि इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से मुड़ेंगे, मतलब इस तरीके से। तो जो अंगूठा होगा वो डायरेक्शन को बताएगा, मतलब जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो ऊपर की ओर परपेंडिकुलर या नीचे की तरफ। मतलब एरिया की दिशा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मतलब जिस तरीके से हम यहाँ पर भी कोई एक सरफेस एरिया बना देते हैं इस तरीके से, अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, परपेंडिकुलर, मतलब
ऊपर की ओर हो सकती है और इसकी नीचे की ओर हो सकती है। अगर हम इसकी दिशा अगर हम इस तरीके से रख दें तो इसकी दिशा डायरेक्शन इस तरीके से भी हो सकती है कि अगर इस तरफ परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से, मतलब परपेंडिकुलर लंबवत होती है हमेशा क्षेत्रफल की दिशा। तो क्षेत्रफल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब यहां पर बात करते हैं, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स जो है, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत फ्लक्स है क्या आखिरकार? अब जैसे कि ये एरिया है, इसमें से हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो इस एरिया से जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वही वैद्युत फ्लक्स है। अब एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से हम इस तरीके से कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा जो लाइनों के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, वो हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित होता है वैद्युत क्षेत्र। अब हम यहां पर ये मान लें कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में जो हमारा एरिया रखा हुआ है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब इस एरिया से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी काउंटिंग, उनकी संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करते हैं? जैसे कि हम मान लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल दो चीजों पर निर्भर करेगा कि इसमें से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र मतलब ई वेक्टर पर, और ए वेक्टर पर कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, क्षेत्रफल कम होगा तो कम वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो एक तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर और एक क्षेत्रफल पर, दो चीजों पर निर्भर करता है। तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हमारा बनेगा। अब आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा डॉट गुणन अदिश गुणन, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरीके से यहां पर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, इस तरीके से। तो ये हमारा फाई का वैद्युत फ्लक्स का सूत्र बन गया। अब यहां पर आपकी परिभाषा भी क्लियर होगी, क्योंकि दो चीजों पर निर्भर करता है, ई और ए पर, यही आपको ध्यान रखना है। और अब यहां पर बात कर लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। अब यहां पर बात करते हैं इसकी कंडीशन पर। अब जैसे कि हमने यहां पर इस तरीके से रख दिया, अब यहां पर इसका जो एरिया होगा, एरिया की डायरेक्शन, इसके मान क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इस चित्र में देखेंगे। तो इस चित्र में देखेंगे तो इसकी जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो इसी तरफ होगी परपेंडिकुलर, और इसकी वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इसी तरफ है। तो मतलब ए की डायरेक्शन इसी तरफ है, ई की भी डायरेक्शन इसी तरफ है। तो थीटा बराबर कितना होगा? 0 अंश। तो cos 0 रखेंगे तो फाई बराबर ई ए cos 0 अंश। cos 0 का मान 1 होता है, तो फाई बराबर ई ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा? ई ए आ जाएगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल आए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसी क्षेत्र को झुका दें, जैसे कि मान लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं कि जैसे कि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं, इस तरह से ये इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ई वेक्टर को प्रदर्शित कर रही हैं। अगर हम किसी क्षेत्र को, जैसे कि अगर हमारा ये इस तरीके से रखा है, इस तरीके से कोई क्षेत्र रखा है, क्षेत्रफल, तो इसमें 0 अंश बनेगा एरिया के बीच में, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा झुका दें, जो ये झुकेगा तो इस तरीके से ये झुक जाएगा। अब जब इस लाइन एरिया झुक जाएगा, मतलब कोई तल है झुक जाएगा, तो उसमें से कम गुजरेंगी। देखो एक लाइन ऊपर की कट गई है हमारी, तो मतलब वैद्युत बल रेखाएं कम गुजरेंगी, और कम गुजरेंगी मतलब अब इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की। तो
ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना थीटा कोण बनेगा। तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब जितना भी कोण बन रहा होगा वो लिख देंगे थीटा का मान। तो इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जब बिल्कुल एरिया और ई वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल ना बन रहा हो, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ हो, तो सबसे ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं और वैद्युत फ्लक्स का मान ज्यादा होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ही झुका दिया जाए, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया की दिशा दोनों एक ही तरफ होनी चाहिए, तो वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी। लेकिन अगर जरा सा ही हम ऐसे हुए तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती जाएगी और वैद्युत फ्लक्स का मान घट जाएगा। इस तरीके से अब जे करते हैं। अब दूसरी चीज, अगर हम इसी में एक कंडीशन और जान लेते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र जो हमारा इस तरीके से प्रदर्शित है, इस तरीके से, और इसमें अगर हम कोई क्षेत्र को, कोई एरिया को हम इस तरीके से रख दें, इस तरीके से, तो इसमें से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, मतलब वैद्युत बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां इसका एरिया किस तरफ होगा, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर या नीचे की तरफ भी मान सकते हैं, और इसकी ई वेक्टर की दिशा कितनी इस तरफ होगी। तो अब ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। अब थीटा का मान 90 अंश रखेंगे हम यहां पर, तो फाई बराबर ई ए कॉस 90 अंश, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो फाई बराबर कितना होगा, 0 अंश। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में भी हम इसको हल कर सकते हैं अगर एरिया इस तरीके से रखा हुआ है तो। अब एक कंडीशन और आती है कि मान लीजिए कि अगर कोई एरिया एक नॉन आकृति का, मतलब उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है, तो किस तरीके से होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि इस तरीके से एक एरिया दे दिया गया है, एक जे प्लेन दे दिया गया है। अब इसमें से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, जैसे कि आप एक इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इस तरीके से गुजर रही हैं, इस तरीके से गुजर रही हैं और इस तरीके से गुजर रही हैं। अब यहां पर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर हम क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे, छोटे छोटे अवयव ले लेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से ले लेंगे हम, इस तरीके से। अब इनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अब इसकी डायरेक्शन देखें, इसकी डायरेक्शन तो इसी तरफ होगी, मतलब ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। इसकी डायरेक्शन देखें जरा सा, थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है ए वेक्टर की, और इसकी ई वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन देखो ऊपर की, क्षेत्रफल अवयव की डायरेक्शन ऊपर की ओर, क्षेत्रफल अवयव, और ई वेक्टर इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन देखो, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, ई वेक्टर और ए वेक्टर। तो इस तरीके से जो क्षेत्रफल अवयव लिए हैं, क्षेत्रफल अवयव को हम डीए वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डीए वेक्टर कहते हैं। तो अब यहां पर जो इसका फ्लक्स होगा डी फाई होगा, किसी भी एक चीज का, तो डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा, ये हो गया। तो इसी तरीके से हमारे ये पूरा कितना होगा, तो आपको मान लेना है कि ये डी फाई 1 है, ये डी फाई 2 है दूसरा, ये डी फाई 3 है, और ये डी फाई 4 है। अब हमें संपूर्ण फ्लक्स निकालना है कि पूरे एरिया में से कितना निकला है। तो हम संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं सरफेस का समाकलन, डी फाई का समाकलन कर देंगे, और डी फाई इक्वल कितना होता है, समाकलन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, इस तरीके से। तो ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर को भी खोल सकते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज अब आ जाती है कि फ्लक्स रेखाओं की, वैद्युत फ्लक्स की जो चिन्ह पर पाटी है वो कैसी है।
तो आपको जो एरिया, जो हमने आवेश पढ़ाया था, आवेश वाले लेसन में हमने बताया था कि जो प्लस का चार्ज होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं धन चार्ज से अनंत की ओर निकल जाती हैं इस तरीके से बाहर की ओर, और जो माइनस का चार्ज होता है उसमें अनंत की ओर से आती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये हमने आवेश वाले टॉपिक में पढ़ाया था आपको। तो इस तरीके से धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं और ऋण आवेश की ओर वैद्युत बल रेखाएं आती हैं। तो जो फ्लक्स रेखाएं, जो वैद्युत बल रेखाएं किसी एरिया की तरफ आ रही हैं वो डायरेक्शन लेंगे माइनस में, और जो बाहर निकल रही हैं उनको लेंगे प्लस में। ये ध्यान रखना है कि किसी भी एरिया में, किसी भी सरफेस में जब वैद्युत बल रेखा अंदर प्रवेश करती हैं तो उनकी जो चिन्ह पर पार्टी है वो माइनस में लेना है, जब बाहर निकलती हैं उनको प्लस में लेना है। जैसे कि एक जी हम घन बना रहे हैं, जैसे कि ये घन हमने बनाया है, तो इस घन में से अगर वैद्युत बल रेखा अंदर प्रवेश कर रही है तो वो माइनस की है, और बाहर निकल रही हैं तो वो प्लस की हैं। तो वैद्युत फ्लक्स रेखाओं का चिन्ह इस तरीके से लेना है। अब आते हैं, बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा हम इसी से ले सकते हैं, इससे ले सकते हैं फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर से। अब ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर से हम किस तरीके से मात्रक निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा से तो कोई मतलब नहीं है। ई बराबर क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, एफ अपॉन क्यू हमने सूत्र पढ़ा था। फाई बराबर ई का सूत्र क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, और इनटू एरिया मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर। अब आपको मात्रक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बल एफ क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और मीटर स्क्वायर लंबाई का मात्रक। तो इस तरीके से आपका एक मात्रक ये आपका आ गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरा मात्रक इसका होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। ये ध्यान रखना है आपको, दूसरा मात्रक इसका वोल्ट मीटर होता है। अब इसी तरीके से हम विमा भी निकाल सकते हैं वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स की विमा निकालनी है तो विमा के लिए देखें यही सूत्र लगा दें, फाई बराबर ई ए। अब ई का मान हमने आपको बताया सूत्र एफ अपॉन क्यू इंटू एल स्क्वायर क्षेत्रफल का। तो अब यहां पर एफ की विमा लिखेंगे एम एल टी की पावर -2 इंटू एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन क्यू मतलब 80। अब यहां पर क्या विमा बन जाएगी हमारी, एम तो ऊपर है, एल स्क्वायर का गुणा एल में होगा तो एल की घात 3 और टी की घात 1 है, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, माइनस माइनस की घात जुड़ जाएगी तो टी की घात -3 और ए की घात ऊपर जाएगी तो -1। तो इस तरीके से आपकी वैद्युत फ्लक्स की विमा भी निकल आई। तो कोई भी विमा और मात्रक याद नहीं करना है, केवल सूत्र अकेला याद होगा तो इससे आपके सवाल भी बन जाएंगे, मात्रक भी निकल आएगा, विमा भी निकल आएगी और साथ में परिभाषा भी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये वैद्युत फ्लक्स आज हमने आपको समझाया है, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे अलग से व्हाट्सएप नंबर पर हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी हम कराएंगे आपकी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।